हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आप सभी का हमारे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित मैंने पार्ट 6 तक वीडियो अपने चैनल अपने प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुका हूं और आज बढ़ते हैं पार्ट 7 के बारे में और चर्चा करते हैं प्रशासनिक नीति से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक नीति 1813 से 1858 तक। 1813 तथा 1833 का चार्टर 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक हित बदलने लगा था। इस परिवर्तन का कारण ब्रिटेन में होने वाला आर्थिक परिवर्तन था। दूसरे शब्दों में, अब व्यावसायिक पूंजीवाद का स्थान औद्योगिक पूंजीवाद ने ले लिया था। अतः भारत में ब्रिटेन की आर्थिक मांग बदलने लगी थी। जहां आरंभ में व्यावसायिक पूंजीवाद के प्रभाव में भारत का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, वहीं अब औद्योगिक पूंजीवाद का तकाजा था कि भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया जाए। ब्रिटेन में अब औद्योगिक पूंजीपति वर्ग सशक्त हो गया तथा वह ब्रिटिश संसद की नीति को प्रभावित करने लगा था। अंत में ब्रिटिश संसद ने औद्योगिक पूंजीवाद के पक्ष में निर्णय लिया। 1813 के चार्टर को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। इस चार्टर के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। ब्रिटेन में कई चिंतकों ने बहुत पहले से ही मुक्त व्यापार की नीति की वकालत आरंभ कर दी थी। इन चिंतकों में एडम स्मिथ, कॉम्बडेन, बेंथन आदि शामिल थे। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम 1813 के अधिनियम की अगली कड़ी है। इसके माध्यम से उस प्रक्रिया को जिसे 1813 के चार्टर्ड एक्ट के आधार पर आरंभ किया गया था, आगे बढ़ाया गया। 1833 के चार्टर ने कंपनी के चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। सबसे बढ़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया तथा उससे अपेक्षा की गई कि वह अपने को भारत के प्रशासन पर संकेंद्रित करे। आगामी 20 वर्षों तक भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रख दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1833 का चार्टर्ड अधिनियम उस उदारवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण का प्रभाव था। उनका बल भारत में सुधार तथा सक्षम प्रशासन पर था। अतः इस अधिनियम में प्रशासनिक केंद्रीयकरण पर बल दिया गया। दूसरे शब्दों में, मद्रास तथा मुंबई के लिए विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दिया गया। चूंकि विधि निर्माण के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की जरूरत थी, अतः गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इस परिषद पर मैकाले को नियुक्त किया गया। मैकाले ने विधि के संहिताकरण पर बल दिया तथा एक मैकाले कोड का निर्माण किया। 1833 के चार्टर में यह घोषणा की गई कि सरकारी सेवा में वर्ण, जाति, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार में ब्रिटिश तथा यूरोपियों को भारत में भूमि खरीदने की छूट दी गई, जहां वे बागान उद्योग का विकास कर सकते थे। भू राजस्व व्यवस्था 1833 से 1858। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पहला देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। जिस समय बंगाल में कर्नवालिस के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त की संरचना विकसित हो रही थी, उस समय मद्रास अनिश्चितता की स्थिति में था। मुख्य मुद्दा यह था कि मद्रास में भू राजस्व के निर्धारण का आधार क्या हो, निर्धारण की अवधि क्या हो तथा यह निर्धारण किसके साथ किया जाए। कर्नवालिस के पश्चात मद्रास प्रेसिडेंसी में लॉर्ड वेलेस्ली तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हेनरी डुंडास के द्वारा जमींदारी व्यवस्था के प्रसार का प्रयास विफल हो गया था, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल के जमींदार वर्ग की तरह कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रेरित करने वाले कारक, विचारधारा अथवा दृष्टिकोण। रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रेरित करने में विचारधारा अथवा दृष्टिकोण की अहम भूमिका मानी जाती रही है। बताया जाता है कि मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे प्रशासकों पर पितृसत्तावादी अर्थ अथवा रूमानी दृष्टिकोण का प्रभाव था तथा वे भारत में भू राजस्व व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चाहते थे जो भारतीय परंपरा द्वारा समर्थित हो। फिर मुनरो और एल्फिंस्टन के व्यक्तित्व पर स्कॉटिश प्रबंधन का भी प्रभाव माना जाता है। इसमें जमींदारों की जगह खेतिहर समुदाय के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त मुनरो और एल्फिंस्टन के दृष्टिकोण पर डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भी प्रस्ताव माना जाता है, जिसे उपयोगितावादी अर्थशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। रिकार्डो जमींदार को परजीवी मानता है तथा उत्पादन में उसका विशेष महत्व स्वीकार नहीं करता है। आर्थिक भौतिक हित
ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकास में विचारधारा की भूमिका पर विशेष बल दिया है, किंतु विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा की तुलना में आर्थिक भौतिक हित अधिक प्रबल रहा है। कारण पहला, मद्रास प्रेसिडेंसी में कंपनी खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी, अतः उसे बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। दूसरा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी कृषि उत्पादन के भावी लाभ से वंचित हो गई थी, अतः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार करने से रोका। नंबर तीसरा, पश्चिमी भारत एवं दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की संरचना तथा कार्यविधि। जब हम मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की संरचना पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह क्रमिक विकास का परिणाम था। सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया गया। फिर जब कर्नल रीड का विश्वास उठने लगा तो मुनरो का विश्वास इस पर अत्यधिक प्रबल हो गया। मुनरो ने पहले जिला कलेक्टर की हैसियत से प्रबंधन किया और फिर आगे मद्रास गवर्नर के रूप में उससे इस पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। विशेषताएं: प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उसके साथ करार किया गया। यहाँ की भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। सामुदायिक संपत्ति अर्थात चारागाह भूमि, बंजर भूमि, सिंचाई भूमि, जंगल आदि को किसान की जगह सरकार के स्वामित्व में रख दिया गया। किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप से न करके अस्थायी रूप से किया गया। सैद्धांतिक रूप से मुनरो ने खेत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, अर्थात भूमि की उत्पादकता के आधार पर अलग अलग खेत पर भू राजस्व की अलग अलग राशि तय की गई। फिर किसानों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार भूमि का चयन करें। वे जिस किसी भूमि का चयन करते उसी के अनुसार उन्हें भू राजस्व की रकम देनी पड़ती। वास्तविक क्रियान्वयन: किंतु व्यवहार में किसानों को भू राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती। 1820 के पश्चात किसानों के समक्ष यह विकल्प भी समाप्त हो गया कि वे जिस प्रकार की भूमि चाहें चुन सकते थे, उसके बदले उन पर जबरन भूमि थोप दी गई। साथ ही भू राजस्व की वसूली में वास्तविक आकलन को आधार न बनाकर अनुमान पर आधारित पद्धति अपनाई जाने लगी। आरंभ में भू राजस्व की राशि इतनी अधिक थी कि स्वयं महाजन भी भूमि पर कब्जा करने से कतराने लगे। आगे इस स्थिति का खुलासा 1854 में मद्रास यातना आयोग ने किया। फिर व्यवस्था में सुधार लाया गया। भू राजस्व की राशि को वास्तविक उत्पादन का 50% निर्धारित किया गया। अतः 1864 तथा उसके पश्चात किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तथा महाजन की भूमि के अधिग्रहण की ओर आकर्षित हुए। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कंपनी का नियंत्रण आरंभ हुआ तो कंपनी ने आरंभ में पटेलों के माध्यम से गुजरात क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली आरंभ की, किंतु 1813 से 1814 के पश्चात सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से भू राजस्व की रकम प्राप्त करने लगी। फिर 1818 में कंपनी ने पेशवा के क्षेत्र में हस्तगत कर लिया। फिर बॉम्बे में कंपनी के नियंत्रण का विस्तार हुआ। तत्पश्चात मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन के अधीन बॉम्बे में रैयतवाड़ी पद्धति को लागू किया गया। आरंभ में भू राजस्व का आकलन प्रिंगले नामक एक विशेषज्ञ के अंतर्गत किया गया। प्रिंगले के आकलन का रिकॉर्डों के भूमि किराए के सिद्धांत का प्रभाव था, अतः भू राजस्व की रकम बहुत अधिक निर्धारित की गई। इसके कारण मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के दुर्गुण शीघ्र ही बॉम्बे में उभरने लगे। किंतु फिर आगे विगेंट और गोल्डस्मिथ नामक ब्रिटिश अधिकारियों अंतर्गत भू राजस्व का आकलन करवाया गया। यह आकलन वास्तविकता पर आधारित था, अतः किसानों की दशा में सुधार हुआ। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि यह सुधरी हुई स्थिति 1836 के पश्चात ही उभर कर सामने आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव। नंबर 1, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। प्रथम, राजकीय आय में वृद्धि तथा दूसरे, रैयतों की सुरक्षा। पहला उद्देश्य तो पूरा, किंतु दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रैयतवाड़ी क्षेत्र में कई जमींदारों की जगह स्वयं सरकार की एक बड़े तथा शोषक जमींदार के रूप में स्थापित हो गई। नंबर दूसरा, भू राजस्व की एक बड़ी रकम को चुकता करने के लिए किसान महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हुए, अतः ग्रामीण ऋणग्रस्तता रैयतवाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी तथा किसानों की भूमि उनके हाथों में जाने लगी। 1870 के दशक में दक्कन के दंगे इसी स्थिति के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करते हैं। चूंकि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया था, अतः छोटे किसानों से भूमि खिसक कर बड़े किसानों के हाथों में जाने लगी। इस प्रकार बड़े किसानों ने अपनी जोत को काफ़ी बढ़ा लिया तथा वे कृत्रिम रूप से जमींदार की तरह स्थापित हो गए।
दूसरी तरफ भूमिहीन कृषक बटाईदार के रूप में तब्दील होते चले गए। नंबर चौथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्र में न केवल परंपरागत कुलीन बने रहे वरना उनकी स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई। उदाहरण के लिए भू राजस्व के निर्धारण में मिरासदारों यानी महाराष्ट्र के धनी किसानों के विशेषाधिकारों को स्वीकार किया गया। उसी प्रकार ब्राह्मणों के जातिगत विशेषाधिकारों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब दूसरा है महालवाड़ी पद्धति। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के दोष सामने आने लगे थे। सरकार को एहसास होने लगा था कि यद्यपि लगान तो जमा हो रहा था, परंतु उसे भविष्य में बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था। इधर बिचौलियों की संख्या तथा आय की दृष्टि से बढ़ोतरी भी आलोचना का विषय बनी रही। इसी कारण सरकार कुछ निश्चित नीति करने में संकोच कर रही थी। बंगाल की भूमि व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया कंपनी अधिकारियों और बाहरी विचारकों में बढ़ने लगी थी। एरिक स्टोक्स, सुरेख चंद्र गुप्त और इतिहासकारों ने महालवाड़ी पद्धति के उदय में इंग्लैंड में उदित क्लासिकी राजनीति अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को श्रेय दिया है। बाद में यह उपयोगितावादी अर्थनीति के रूप में स्वीकार की गई है। महालवाड़ी पद्धति को प्रेरक कारक ब्रिटिश पक्षधर विद्वान महालवाड़ी व्यवस्था के विकास में विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार करते हैं। उनके विचार में इस पर डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का प्रभाव था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर संपूर्ण कृषि उत्पादन में किसानों के श्रम तथा कृषि उपकरणों के मूल्य को घटा देते हैं तो जो अधिशेष बचता है वह भूमि लगान है तथा इसके एक बड़े भाग पर सरकार अपना दावा कर सकता है। रिकार्डो जमींदार वर्ग पर भी कर लगाने के पक्ष में था। उनका मानना था कि कृषि उत्पादन में जमींदारों का कोई योगदान नहीं होता, यह केवल भूमि पर अपने स्वामित्व के आधार पर उत्पादन के अंश प्राप्त करता है। अतः अगर जमींदारों पर कर लगाया जाए तो इससे उत्पादन में ह्रास नहीं होगा। भौतिक आर्थिक कारक, किंतु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा की तुलना में औपनिवेशिक हित अधिक प्रभावी रहा। नंबर 1, बढ़ते हुए साम्राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी। नंबर 2, ब्रिटिश औद्योगिकीकरण में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। यही वजह है कि महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व की रकम अधिकतम रूप से निर्धारित की गई। महालवाड़ी व्यवस्था का विकास। इस पद्धति का प्रथम प्रयोग एक ब्रिटिश अधिकारी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया। उसने 1822 के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर इस पद्धति को लागू किया, किंतु यह पद्धति अपने स्वरूप में अत्यधिक जटिल थी। इसके सफल संचालन के लिए भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूमि उत्पादन का वास्तविक आकलन तथा व्यवहारिक रूप से अधिशेष उत्पादन का निर्धारण करना था। हॉल्ट मैकेंजी की पद्धति में शीघ्र ही दोष उभरने लगे। आगे विलियम बेंटिक के काल में मार्टिन बर्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी ने व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। इस व्यवस्था का प्रसार उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में हुआ। फिर इसमें टॉमसन नामक ब्रिटिश अधिकारी का भी योगदान रहा। महालवाड़ी पद्धति की संरचना तथा कार्यविधि। नंबर 1, इस पद्धति के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय के महत्व पर, जिसकी चर्चा चार्ल्स मेटकाफ से लेकर हेनरी मेन तक अनेक ब्रिटिश विद्वानों ने की थी, बल दिया गया। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का प्रबंधन गांव अथवा महाल के साथ किया गया। नंबर 2, महाल जोतेदारों के समूह को कहा जाता था। महाल के सभी जोतेदार सामूहिक रूप से भू राजस्व की रकम अदा करते थे। नंबर 3, इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था। अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से की रकम नहीं चुकाता तो उसकी भूमि को महाल अधिग्रस्त कर लेती तथा रकम को चुकता कर देती थी। नंबर 4, कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली मुकदमों यानी मुखिया के माध्यम से की जाती थी तो कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक जमींदारों के माध्यम से। नंबर 5, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप से निर्धारित की गई। जिन क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली जमींदारों के माध्यम से की गई वहां भू राजस्व की रकम कुल लगान का 30% निर्धारित की गई, किंतु जिन क्षेत्रों में मुकदमा के माध्यम से वसूली की गई वहां भू राजस्व समानता कुल लगान का 66% निर्धारित किया गया। कुछ विशेष स्थिति में इसे बढ़ाकर 95% तक कर दिया गया था। प्रभाव क्या हुआ इसके? इस व्यवस्था के तहत अनेक तालुकेदार अपने क्षेत्र में विस्थापित हो गए।
यही वजह है कि 1857 के विद्रोह में कुछ तालुकेदारों की भी भूमिका रही। नंबर 2, जैसा कि हम देखते हैं कि महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप से निर्धारित की गई है, जाहिर है कि किसानों पर इसका व्यापक कुप्रभाव देखा गया। फिर 1857 के विद्रोह में महालवाड़ी क्षेत्र के किसानों की बड़ी भागीदारी रही। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव। नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी तीनों प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप से निर्धारित की गई। इसके कारण किसानों की क्रय शक्ति में ह्रास हुआ तथा फिर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब स्वतंत्र भारत की सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में प्रयास किया तो यह प्रयास विफल हो गया, क्योंकि भारत में औद्योगिक वस्तुओं के लिए सक्षम आंतरिक बाजार नहीं था। नंबर दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि को निजी स्वामित्व में रख दिया गया तथा उसे विक्रय योग्य बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्धन किसानों के हाथों में भूमि खिसक कर धनी किसानों के हाथों में जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विभाजन को बल मिला। नंबर तीसरा, भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित होने तथा भूमि को विक्रय योग्य बनाने का एक और दुष्परिणाम था भूमि का विखंडन। दूसरे शब्दों में, भूमि की बिक्री के कारण भूमि के टुकड़े का आकार छोटा होने लगा। इसके कारण उत्पादन दुष्प्रभावित हुआ। नंबर चौथा, अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में ऊपरी स्तर पर एक सामंती व्यवस्था कायम हो गई, जबकि निचले स्तर पर कृषि दासता की स्थिति बनी रही। नंबर पाँचवा, जैसा हम जानते हैं कि उपयुक्त तो सभी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व की अधिकतम रूप से निर्धारण हुआ, चूँकि किसान उस रकम को चुकाने में असमर्थ थे अतः वे महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हुए। इसके परिणाम स्वरूप वे एक प्रकार के ऋण जाल में फंसते चले गए। नंबर छठा, भू राजस्व की इतनी बड़ी रकम महज परंपरागत फसलों की खेती के द्वारा नहीं चुकाई जा सकती थी, इसलिए किसान नकदी फसलों की खेती करने के लिए विवश हुए। नकदी फसलों की खेती का अर्थ था परंपरागत फसलों वाले क्षेत्र का दुष्प्रभावित होना। इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में ह्रास हुआ। यही मोटे अनाज गरीबों के आहार थे। स्वाभाविक रूप से इनके परिणाम स्वरूप अकाल एवं भूखमरी को बल मिला। अब एक क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति को स्वरूप प्रदान करने वाले प्रमुख कारकों का परीक्षण कीजिए। उनका भारतीय समाज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो चलिए जानते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति आवश्यक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित रही। उसके लिए भारत में कृषि का विकास अथवा किसानों की सुरक्षा महज एक द्वितीयक उद्देश्य था, किंतु इसका प्राथमिक उद्देश्य था अधिकतम रूप से भू राजस्व की वसूली। कुछ ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी उपयुक्त तीनों पद्धतियों के विकास में विचारधारा की भूमिका को निर्णायक करार दिया है, परंतु परीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि इसके विकास में विचारधारा की तुलना में भौतिक अभिप्रेरणा अधिक निर्णायक सिद्ध हुई है। अस्थायी बंदोबस्त के विकास में फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादियों का प्रभाव बताया जाता है तथा ऐसा माना जाता है कि उपयुक्त दृष्टिकोण से परिचालित होकर ही कॉर्नवालिस ने कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कदम उठाया एवं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। वस्तुतः कॉर्नवालिस के दृष्टिकोण पर फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादी का प्रभाव हो सकता है, फिर भी उससे कहीं अधिक निर्णायक था तत्कालिक भौतिक अभिप्रेरणा। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त का विकास 3 दशकों के निरंतर प्रयोग का नतीजा था। जिस समय ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी, उस समय कंपनी का बल रहा था कि अधिकतम रूप से भू राजस्व की वसूली। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग के अंतर्गत किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी तथा प्रत्येक वर्ष भू राजस्व की रकम बढ़ती घटती रहती थी। इसलिए कॉर्नवालिस के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कंपनी के लिए भू राजस्व की रकम अधिकतम तथा अस्थायी रूप से सुनिश्चित करना। उसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था बंगाल में कृषि को प्रोत्साहन, क्योंकि बंगाल में कंपनी की समृद्धि कृषि उत्पादन पर निर्भर करती थी। फिर कॉर्नवालिस का मानना था कि अस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर जमींदार कृषि में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा जमींदार की खरीद बिक्री होने के कारण शहरी महाजन और साहूकार भी जमींदारी की खरीद के लिए इच्छुक होंगे। स्वाभाविक रूप से नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकास पर भी विचारधारा अथवा दृष्टिकोण का प्रभाव प्रबल माना जाता है। बताया जाता है कि मुनरो और एल्फिंस्टन पर स्कॉटिश प्रबोधन का प्रभाव था, जिसमें जमींदारों
की जगह किसानों को महत्व को स्थापित किया गया था। फिर इस पर रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है, जिसमें जमींदारों पर कर लगाने की बात की गई थी। किंतु इस व्यवस्था में भी विचारधारा की तुलना में भौतिक उद्देश्य ही अधिक प्रभावी दिखता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास अस्थायी बंदोबस्त से मोहभंग का परिणाम था। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि अस्थायी बंदोबस्त के कारण सरकार भावी लाभ से वंचित हो गई थी, वहीं जमींदार उससे अत्यधिक लाभान्वित हुआ था। फिर पश्चिम और दक्षिण भारत में बंगाल के जमींदार वर्ग की तरह ऐसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था जिसके साथ भू राजस्व का प्रबंध किया जा सके। उससे बढ़कर मद्रास प्रेसिडेंसी निरंतर खर्चीले युद्ध में उलझ रहा होता था, इसलिए उसे अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। अतः सीधे किसानों से समझौते करने का अर्थ था कि सरकार को अधिक से अधिक रकम प्राप्त होगी और फिर मध्यस्थता एवं बिचौलियों को कोई अंश नहीं देना होगा। महलवाड़ी व्यवस्था में भी मध्यस्थ और बिचौलियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था पर भी विचारधारा के रूप में रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत अथवा क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रभाव माना जाता है। रिकॉर्डों के अनुसार भूमि लगान के एक बड़े भाग पर सरकार का दावा होना चाहिए तथा जमींदारों पर भी कर लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ भी अगर हम तथ्यों की छानबीन करते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है कि विचारधारा की तुलना में भौतिक कारक ही अधिक प्रभावी रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद के बढ़ते खर्च को पूरा करने तथा औद्योगिकरण में निवेश के लिए औपनिवेशिक सरकार को बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान भारतीय ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव परिलक्षित होता है। परिवर्तन के प्रक्रम तथा विस्तार का स्वरूप स्पष्ट करते हुए समझाइए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव परिलक्षित होता है। परिवर्तन के प्रक्रम तथा विस्तार का स्वरूप स्पष्ट करते हुए समझाइए। ब्रिटिश के भारत पर औपनिवेशिक नियंत्रण का अर्थ था गांव पर सरकार का नियंत्रण। अतः आज भारतीय ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव परिलक्षित होता है। वस्तुतः अगर हम पूर्व ब्रिटिश काल के ग्रामीण जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो इसकी सर्वप्रमुख विशेषताएं हमें नजर आती है। स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यद्यपि 17वीं तथा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला तथा इसके फलस्वरूप मुगल काल के उत्तरार्ध में ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। इसने निश्चय ही स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दरारें उत्पन्न की होगी, परंतु फिर भी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत परिवर्तनों के साथ पूर्ववत चलती रही। ब्रिटिश शासन की स्थापना ने निश्चय ही प्रचलित भारतीय ग्रामीण जीवन में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बल अधिकतम रूप से भू राजस्व के निर्धारण पर रहा था। इसी क्रम में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित होकर तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत में कई प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की गई, यथा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महलवाड़ी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सावंती तत्वों को वैधानिक आधार प्रदान किया। कर संग्रहणकर्ता तथा जमींदार भूस्वामी बना दिए गए तथा स्वतंत्र किसानों की पूर्व स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने भूस्वामी, जमींदार एवं अधीनस्थ कृषकों को जन्म दिया। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महलवाड़ी बंदोबस्त तीनों में भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। इसका उद्देश्य था सरकार को दी जाने वाली भू राजस्व की राशि को सुरक्षित करना, परंतु इसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम था ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता हुआ आर्थिक विभाजन, अर्थात भूमि खरीद बिक्री के माध्यम से धनी और भी धनी तथा गरीब और भी गरीब होते चले गए। फिर ग्रामीण क्षेत्र में कृत्रिम रूप से एक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आ गया। इस आर्थिक विभाजन की समस्या से वर्तमान भारत को जूझना पड़ रहा था। रैयतों का भूमि पर नियंत्रण स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया। ब्रिटिश शासन के मध्य ही ग्रामीण जीवन में बहुत से सीमांत किसान भूमिहीन श्रेणी में आ गिरे। यह वर्तमान भारत की एक प्रमुख समस्या है। विशेषकर 19वीं सदी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक नीति का मुख्य बल है भारत को तैयार माल का क्रेता तथा कच्चे माल का विक्रेता के रूप में विकसित करना पड़ रहा था।
ब्रिटेन में औद्योगिक एवं नगरीकरण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु औपनिवेशिक सरकार ने पूंजीवादी कृषि पर विशेष बल दिया, अर्थात कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। परंतु यह पूंजीवादी कृषि परंपरागत ढांचे के अंदर ही प्रारंभ की गई थी तथा इसका समस्त अधिभार भारतीय किसानों के ऊपर लाद दिया गया। कृषि क्षेत्र में निवेश बहुत ही दूर की चीज थी, क्योंकि किसान तकनीकी विकास हेतु निवेश करने की स्थिति में नहीं थे, जबकि सरकार तथा जमींदारों द्वारा निवेश में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि परंपरागत फसलों के मूल्य पर ही नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। स्वाभाविक रूप में इसने भूखमरी तथा गरीबी को प्रोत्साहित किया। किसान भू राजस्व की राशि को पूरा करने तथा अनाजों की आवश्यकता से प्रेरित होकर महाजनों के चुंगल में फंसते चले गए। इस तथ्य ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन दिया। 1937 में ग्रामीण ऋण की राशि बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए हो गई थी। यह ऋणग्रस्तता वर्तमान भारत की एक ज्वलंत समस्या है, परंतु इसका आधार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही निर्मित हो चुका था। औपनिवेशिक संबंधों के अंतर्गत भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण से जोड़ दिया गया। इसके दो उद्देश्य थे। प्रथम, ब्रिटिश उद्योग हेतु भारत से कच्चे मालों की प्राप्ति तथा तैयार माल का भारत में खपत। 1813 के चार्टर में भारत का दरवाजा लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के उत्पादों हेतु खोल दिया गया तथा कुछ अन्य उपायों के माध्यम से भी भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दिया गया। इसके दो उद्देश्य थे। प्रथम, ब्रिटिश उद्योग हेतु भारत से कच्चे मालों की प्राप्ति तथा तैयार माल का भारत में खपत। 1813 के चार्टर में भारत का दरवाजा लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के उत्पादों हेतु खोल दिया गया तथा कुछ अन्य उपायों के माध्यम से भी भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दिया गया। रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचाई गई। जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि आरंभिक समय से ही भारत में ग्रामीण शिल्पों की परंपरा चली आ रही थी, परंतु ब्रिटिश व्यापार नीति ने उसे झकझोर दिया। फलस्वरूप ग्रामीण शिल्पी बेरोजगार हो गए, क्योंकि आधुनिक उद्योगों की स्थापना के द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की गई। अतः कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया। फलस्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था और भी पिछड़ गई तथा ग्रामीण गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन मिला। इसकी कड़वी विरासत का सामना वर्तमान भारत को भी करना पड़ा, क्योंकि स्वतंत्रोत्तर काल के औद्योगिकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था। यह कृषि अर्थव्यवस्था नवोदित उद्योग को समर्थन नहीं दे सकी। ब्रिटिश प्रशासकों एवं इतिहासकारों के इस दावे के बावजूद कि उन्होंने भारत आधुनिकीकरण लाया, ऐसा सिद्ध करना कठिन प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत का 50% से अधिक राजस्व सुरक्षा पर ही खर्च होता रहा। मानव शक्ति के विकास में सरकार की कोई रुचि नहीं रही, अतः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोक कल्याण जैसे क्षेत्र तिरस्कृत हो गए। यही वजह है कि सामान्य निरक्षरता, स्त्रियों में निरक्षरता, निम्न जीवन प्रत्याशा आदि जीवन की प्रमुख समस्या बनी रही। यद्यपि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण तथा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव ऐसा मुद्दा है जिसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में देखा गया है, परंतु सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उपयुक्त तथ्यों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में भारत की स्थिति अलाभप्रद बनी रही। दूसरे उपयुक्त उपलब्धियां ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए परिचालित रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। पिछले 70 वर्षों के प्रयत्नों से हमने औपनिवेशिक विरासत के कुछ तत्वों को निष्फल कर दिया, परंतु कुछ अन्य तत्व आज भी मौजूद हैं। इसलिए ग्रामीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रति अंग्रेजी दृष्टिकोण को बदलने में उपयोगितावादी विचारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उपयोगितावादियों ने भू राजस्व की समस्या को किस प्रकार हल करने का प्रयत्न किया। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा का विकास हुआ। यह औद्योगिक क्रांति की उपज थी तथा इसका उद्देश्य था बढ़ते हुए श्रमिक असंतोष को देखते हुए पूंजीवाद को एक मानवीय मुखौटा प्रदान करना। उपयोगितावादी विचार के प्रतिपादक के रूप में जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, डेविड रिकार्डो, स्टुअर्ट मिल आदि का नाम प्रमुख है।
उपनिवेश के संदर्भ में भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण पूंजीवाद के हितों का संतोषण कर रहे हैं। उपयोगितावादी चिंतकों का यह मानना था कि भारतीय समाज एक परिवर्तन विहीन समाज है। इसमें ब्रिटिश कानूनों के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। उदारवादी चिंतकों की तरह उपयोगितावादी सभ्य बनाने जैसे मिशनों में विश्वास नहीं करते थे, वरना उनका मानना था कि भारत में एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के गठन के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस काल में लंदन स्थित हेलबरी कॉलेज में, जहां भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, एक उपयोगितावादी चिंतक जेम्स मिल को प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था। स्वाभाविक रूप से उसने भारत में कार्य करने वाले सिविल सेवकों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए विलियम बेंटिक के व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विलियम बेंटिक ने समाज सुधार के लिए कानून बनाया, यथा सती प्रथा उन्मूलन। उसी प्रकार विलियम बेंटिक ने न्यायिक सुधार पर भी बल दिया तथा इलाहाबाद में एक पृथक सदर दीवानी अदालत एवं एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की। फिर प्रशासनिक सुधार के क्रम में उसने कमिश्नरी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। विलियम बेंटिक की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकेले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ। उसने विधि की संहिताकरण पर बल दिया, जिस पर बेंथम की विचारधारा का प्रभाव था। बेंथम ने भारतीय न्याय व्यवस्था की कमजोरी को उद्घाटित करते हुए यह घोषित किया था कि भारत में विधि के संहिताकरण का अभाव है। आगे मैकाले कोड का विकास 1859 तथा 1860 में भारतीय दीवानी संहिता का भारतीय दंड संहिता के रूप में देखा गया। लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक सुधारों में विशेष दिलचस्पी ली तथा प्रशासनिक सक्षमता पर बल दिया। प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए उसने रेलवे विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टेलीग्राफ एवं संचार विभाग, डाक विभाग जैसे एक के बाद एक कई विभागों की स्थापना की। विशेषता भू राजस्व व्यवस्था पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जा सकता था। भू राजस्व सुधार के क्रम में डेविड रिकार्डो ने लगान सिद्धांत पर विशेष बल दिया। रिकार्डो के अनुसार भूमि उत्पादन से किसानों के श्रम तथा कृषि उपकरणों के मूल्य को हटाने के बाद जो बचता है वह भूमि लगान है तथा उसके एक बड़े भाग पर सरकार अपना दावा कर सकती है। साथ ही डेविड रिकार्डो जमींदारों पर भी लगान लगाने का पक्षपाती था, क्योंकि उसका मानना था कि जमींदार उत्पादन में हिस्सा नहीं लेते थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कुछ हद तक रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं बहुत हद तक महालवाड़ी व्यवस्था पर रिकार्डो का प्रभाव देखा जा सकता है। महालवाड़ी व्यवस्था, जो उत्तर भारत तथा उत्तर पश्चिम में स्थापित थी, भू राजस्व की रकम अधिकतम रूप से निर्धारित की गई। सामान्यतः यह भूमि लगान का 66% होती थी, किंतु कुछ क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर भूमि लगान का 95% तक कर दिया गया। फिर भी गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण ब्रिटिश औपनिवेशिक हित का ही संवर्धन कर रहा है। यह ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद के हित को प्रोत्साहन दे रहा था। यह मानना था कि भूमि संबंधी कुछ न्याय संबंधी व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन हो जिससे भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में हो सके तथा अधिकतम वस्तुएं अधिकतम हाथों तक पहुंच सकें। अब अगला है टॉपिक न्याय व्यवस्था 1813 से 1858। कर्नवालिस के पश्चात उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव न्याय व्यवस्था पर भी पड़ने लगा। बेंथम की न्यायपालिका संबंधी उपयोगितावादी विचारधारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में बहुत लोकप्रिय होने लगी थी। कुछ हद तक इसने भारतीय न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित किया। उदारवादी सुधारकों में जेम्स मिल प्रमुख थे, जिनके विचार में भारतीय न्यायपालिका में 3 प्रकार की कमियां थीं: असीमित निरंकुश अधिकार, दैहिक तथा व्यक्तिगत अधिकारों की अनिश्चित परिभाषा, अधिकांश कानूनों का अलिखित होना। विलियम बेंटिक के न्यायिक सुधारों पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। बेंटिक ने कुछ न्यायिक सुधार किए। उसने सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया। उसने दंड विधान की कठोरता को कम करने का भी प्रयत्न किया। उसके इस कदम पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव माना जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार अपराधी को सजा सुधारने के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि बदला लेने के लिए। उसने कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया। अब भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर भी नियुक्त किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त 1833 ईस्वी के 7वें विनियमानुसार फौजदारी अधिकार जिला न्यायाधीश को दे दिए गए एवं जिला न्यायाधीश अपने मजिस्ट्रेट के अधिकार कलेक्टर को दे दिए। इसके अतिरिक्त
संयुक्त प्रांत के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद में पृथक सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालतें स्थापित हुई। अदालत में फारसी भाषा के स्थान पर प्रांतीय भाषा के प्रयोग की छूट दी गई। चूंकि अब कानून के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में संपत्ति खरीदने एवं बेचने का अधिकार दिया गया, इसलिए विधि का संहिताकरण अनिवार्य हो गया। इसलिए 1833 ईस्वी के चार्टर में विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल में निहित कर दिया गया। विधि के संहिताकरण के लिए मैकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की गई। मैकाले ने संहिताकरण के कार्य में उपयोगितावादी विचारधारा को व्हिग पार्टी के दृष्टिकोण को मिलाकर व्यवहारिता एवं आवश्यकता को प्राथमिकता दी। 1833 ईस्वी में मैकाले कोड निर्मित हुआ। विधि संहिता का प्रश्न पुनः 1853 में चार्टर्ड एक्ट के नवीनीकरण के समय उठाया गया। इसके पश्चात दूसरी विधि आयोग का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप 1859 से 1861 के बीच दंड विधि एवं विधि का संहिताकरण किया गया। सिविल कार्य बेंथक के विचारों से प्रभावित था। इन सुधारों से संपूर्ण भारत के लिए एक विधि प्रणाली लागू की गई। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में साधारण अंतर था। दूसरी और यूरोपीय अधिकारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट एवं सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बाद में उसका स्थानांतरण इलाहाबाद हो गया। लाहौर एवं पटना में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान लाया गया। इस आधार पर भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या भारत में कानून का शासन था एवं यह भी कि क्या कानून के समक्ष सभी समान थे। कानून के शासन से अभिप्राय है निरंकुश शक्ति के स्थान पर नियंत्रित एवं निश्चित विधि की सर्वोच्चता एवं प्रधानता तथा कानून के सम्मुख सभी व्यक्तियों एवं वर्गों की बराबरी। हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस रूप में कानून का शासन था कि इसमें सभी व्यक्तियों एवं वर्गों को समझा गया। कानून के दृष्टि से सभी बराबर थे, किंतु व्यवहारिक रूप से इसका उल्लंघन होता था क्योंकि ब्रिटिश सिविल एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष छूटें दी गई थी। ब्रिटिश एवं अन्य यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई पृथक न्यायालय में होती थी। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से विधि का शासन नहीं था। इसके साथ एक और प्रश्न उठता है कि क्या कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान थे। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो विधि के समक्ष सभी समान थे, क्योंकि विधि के समक्ष विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों में भेदभाव नहीं किया जाना था। विधि चाहे अच्छे हो या बुरे, विवेक वृद्धि पर आधारित होते थे, किंतु व्यवहारिक रूप से विधि के समक्ष समानता नहीं थी। अंग्रेजों एवं यूरोपियों के साथ विशिष्ट व्यवहार किए जाते थे। दूसरी तरफ जब अब न्याय व्यवस्था कृत्रिम, महंगी एवं जटिल हो गई थी, न्याय साधारण लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। गरीब जनता कानून की पेचीदगियों को नहीं समझ सकती थी। दूसरी तरफ धनवान व्यक्तियों को न्यायालय तक बहुत जल्दी पहुंच हो जाती थी। इस रूप में ब्रिटिश काल में कानून के समझ समानता नहीं थी, वरना वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की असमानता थी। अब देखते हैं आर्थिक नीति 1813 से 1858। कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार तथा मौद्रिक संबंधों का विस्तार, जो रेलवे के विस्तार के साथ संबंध रहा था। कृषि के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल थी। नई नकदी फसलों का प्रचलन, कृषि अधिशेष में वृद्धि, ग्रामीण समृद्धि तथा किसानों के स्तर में विभेद। जैसा कि हम जानते हैं कि उपनिवेशवाद असमान आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों पर आधारित था तथा एक अलग तर्कशास्त्र था, अतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि का व्यवसायीकरण एक कृत्रिम तथा थोपी गई प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह प्रक्रिया महज ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आरंभ हुई, वरना मध्य युग में भी हम व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति पाते हैं, किंतु इसकी तीव्रता और प्रभाव सीमित रहा। वास्तव में कंपनी शासन की स्थापना तथा इसके द्वारा अधिकतम रूप में भू राजस्व पर बल दिए जाने के कारण इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला तथा कृषि उत्पादन का एक बड़ा भाग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंचने लगा। किंतु यह प्रक्रिया कुछ ही फसलों तक सीमित रही थी। वस्तुतः कृषि के व्यवसायीकरण के अध्ययन में एक बड़ी सीमा बनी रहती है उचित संख्या में सांख्यिकी डेटा का अभाव। अतः हम कृषि के व्यवसायीकरण के स्वरूप को समझने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायीकरण की प्रक्रिया पर दृष्टिपात करेंगे, किंतु इससे पूर्व हम उन कारकों पर जिन्होंने व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया
पर विचार करेंगे। प्रथम, जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ में कंपनी को भारतीय वस्तुओं की खरीद के बदले बुलियन प्रदान करना पड़ता था, किंतु बंगाल विजय के पश्चात कंपनी ने अपनी रणनीति बदल ली तथा बंगाल से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारतीय वस्तुओं की खरीद में निवेशित करने लगी। कंपनी को भू राजस्व में रूप में एक बड़ी रकम प्राप्त होती रही। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कंपनी के द्वारा कुछ व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरे, 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव महसूस किया जा रहा था। नवोदित औद्योगिक वर्ग ने ब्रिटिश सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यावहारिक एकाधिकार समाप्त कर भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अतः 1813 के चार्टर्ड एक्ट के आधार पर भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा लंकाशायर एवं मैनचेस्टर के औद्योगिक उत्पादों से भारत का बाजार भरा जाने लगा। जाहिर है कि इस प्रक्रिया ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का पहुंचाया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार बंद किया जाने लगा। अतः अब कंपनी को अपने शेयरधारकों को देने के लिए लाभांश की समस्या उत्पन्न हुई। इस कारण से कंपनी ने एक वैकल्पिक नीति अपनाई तथा इसने अफीम, नील तथा अन्य प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात कर मुनाफा कमाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भी कंपनी ने कुछ चुने हुए व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया। फिर अफीम व्यापार के आधार पर भारत, चीन तथा ब्रिटेन के बीच एक त्रिकोणीय व्यापारिक संबंध भी कायम हो गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के साथ ही कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों की जरूरत थी। साथ ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक घटना थी नगरीकरण। फिर नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में अनाजों की भी जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटेन अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। उक्त तथ्य ने भी भारत में व्यावसायीकरण फसलों की खेती को बल प्रदान किया। फिर जब कृषि के व्यावसायीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ मूल्य वृद्धि की समस्या देखी गई। औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई। इसका कारण था कि उद्योगों में मशीनीकरण को अधिक प्रोत्साहन तथा औद्योगिक देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर कृषि उत्पाद तीव्रता से आकर्षित हुए। दूसरी तरफ रेलवे तथा जहाज़ों की सहायता से भारतीय बाजार विश्व बाजार से जुड़ चुका था। अगर हम कृषि के व्यावसायीकरण का क्षेत्रवार अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम पूर्वी भारत में इस व्यावसायीकरण की दिशा में कदम उठाया गया तथा इसका संबंध पूर्वी भारत में कंपनी के व्यापारिक नेटवर्क से था। इस काल में पूर्वी भारत में नील, रेशम तथा अफीम मुख्य नकदी फसलें थीं। आगे चाय तथा जूट दो महत्वपूर्ण नकदी फसल के रूप में जुड़ गए। पूर्वी भारत में कृषि के विस्तार में श्रमिकों की भूमिका छोटे किसानों के द्वारा पूरी की गई, जबकि पूंजी निवेश का काम जमींदार एवं बागान मालिकों ने किया। उसी प्रकार पश्चिमी भारत में राजनीतिक एवं जलवायु संबंधी स्थितियों ने व्यावसायीकरण के लिए आधार तैयार कर दिया। 19वीं सदी में गुजरात में तंबाकू का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होने लगा। चूँकि भारतीय कपास छोटे रेशे वाले होते थे, जबकि ब्रिटिश उद्योग के लिए बड़े रेशे वाले कपास की जरूरत थी, अतः ब्रिटिश कंपनी ने पश्चिमी भारत में बड़े रेशे वाले कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। फिर उत्तरी भारत में व्यावसायीकरण का परिदृश्य अलग था। 1757 के बाद गंगा नदी के किनारे व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था। दूसरी तरफ यातायात एवं संचार के साधन विकसित हो रहे थे। सबसे बढ़कर कुछ यूरोपीय एवं भारतीय उद्यमी कृषि में निवेश के लिए तैयार थे। अब हम महत्वपूर्ण नकदी फसलों पर विचार करेंगे। रेशम। वस्तुतः 1770 ईस्वी के पश्चात ही कंपनी के डायरेक्टर का मानना था कि ब्रिटेन में उपयोग होने वाले इटालियन एवं स्पेनिश रेशम के बदले भारतीय रेशम का प्रयोग किया जा सकता है। इस हेतु ब्रिटेन में विशेषज्ञों को भेजा गया। 1800 से 1850 के बीच बिहार में मलबरी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। चाय। 1830 ईस्वी के पश्चात असम एवं उत्तरी बंगाल में चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया और इसके लिए अनुबंधित मजदूरों की व्यवस्था की गई। 1843 से 1864 के बीच चाय निर्यात में आशातीत वृद्धि हुई। चाय उत्पादन में अधिकतर पूंजी ब्रिटिश ही था।
अफीम 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने अफीम उत्पादन को सरकार के नियंत्रण में कर दिया। इसकी आपूर्ति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया ताकि इसके मूल्य में कमी नहीं आए। यह चीन में निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्री थी। नील भारतीय नील की मांग 1790 के बाद अधिक हो गई, जब कैरेबियन देश की आपूर्ति में कमी आ गई। 1825 ईस्वी तक यह भारत से निर्यात की जाने वाली सामग्रियों में महत्वपूर्ण सामग्री हो गई थी, किंतु नील की खेती अधिकतर ब्रिटिश जमींदारों के हाथों में रही एवं रैयतों के शोषण का एक महत्वपूर्ण आधार हो गई। गन्ना यह भारत की एक परंपरागत फसल थी। 1830 के बाद इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। परिणामतः भारत में चीनी निर्यात में वृद्धि हुई। कपास महाराष्ट्र एवं गुजरात में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया गया। 1860 के दशक में जब अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिकी कपास की आपूर्ति में कमी आई तो भारतीय कपास उत्पादकों को बहुत लाभ हुआ, किंतु यह स्थिति बनी नहीं रह सकी। 1865 के बाद गृह युद्ध की समाप्ति के साथ कपास के मूल्य में कमी आ गई, अतः इस तथ्य ने कृषक असंतोष को जन्म दिया। जूट पूर्वी भारत में जूट के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। अब है कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव। कृषि के व्यवसायीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। उदाहरण के लिए स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई तथा एक अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रवेश हुआ, उत्पादन अधिशेष की संभावना बढ़ी तथा कुछ लोगों में समृद्धि भी आई। उदाहरण के लिए कुछ खास क्षेत्रों में यथा दक्कन कपास उत्पादक क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी डेल्टा और पंजाब के कुछ भाग में समृद्धि किसानों का एक वर्ग उत्पन्न हो गया, किंतु इसकी सबसे बड़ी सीमा यह रही कि इसने उन तत्वों का लाभ नहीं मिला जिसके त्याग पर यह प्रक्रिया आरंभ की गई थी, अर्थात सामान्य कृषक लाभों से वंचित रहे। उदाहरण के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादों की तुलना में भू राजस्व, महाजनी कर्ज पर ब्याज की राशि आदि में अधिक वृद्धि हो गई, अतः सामान्य किसान कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि के लाभ से वंचित ही रहे। वहीं दूसरी तरफ जमींदार, धनी कृषक आदि ने मुनाफा भी कमाया। दूसरे इस व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ बिचौलियों को मिला, अर्थात ग्रामीण सौदागर, शहरी सौदागर एवं जहाज़ों के मालिकों आदि को। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि प्रत्येक स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाले वर्ग आर्थिक खतरा अपने से नीचे वाले वर्ग को सुपुर्द कर स्वयं बच जाता था। उदाहरण के लिए विश्व बाजार में अगर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती थी तो विदेशी व्यापार से जुड़े व्यापारी उन वस्तुओं की खरीद कम कर देते थे। उसी तरह उनसे नीचे की व्यापारी भी उन वस्तुओं की खरीद कम कर देते थे, किंतु किसानों को आखिरकार इस मंदी का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार, जहाजरानी उद्योग तथा बीमा व्यवसाय पर लगभग संपूर्ण रूप से ब्रिटिश व्यावसायिक घरानों का एकाधिकार कायम था, अतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्यात व्यापार से प्राप्त अधिकतर लाभ विदेशी व्यापारिक फर्मों के द्वारा हस्तगत कर दिया गया तथा यह लाभ देश से बाहर चला गया। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के बावजूद भी कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो सका। वस्तुतः कृषि का आधुनिकीकरण बड़ी दूर की बात थी, क्योंकि जिन्हें मुनाफा प्राप्त था उन्हें आधुनिकीकरण में रुचि नहीं थी। अधिक संख्या भारतीय किसानों के लिए यह एक थोपी गई प्रक्रिया थी, अर्थात उन्हें महाजनों से कर्ज एवं जमींदारों अथवा सरकार के लगान चुकाने के लिए अधिक नगद राशि की आवश्यकता थी। फिर व्यावसायिक फसलों की खेती का अर्थ था परंपरागत फसलों का उत्पादन दुष्प्रभावित होना। इसके परिणाम स्वरूप गरीबों के खाद्य ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि का उत्पादन कम हो गया। फलतः ग्रामीण क्षेत्र में भूखमरी की समस्या बहुत तीव्र हो गई। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर के किसानों ने एक ब्रिटिश कलेक्टर से कहा कि हम कपास इसलिए उपजाते हैं ताकि हम उसे खा नहीं सकें तथा उससे भू राजस्व की राशि चुकता कर सकें। फिर कृषि के व्यवसायीकरण ने श्रम बाजार, अंतर्गामी बाजार, भूमि बाजार तथा ऋण बाजार कृषि के विकास में भी भूमिका नहीं निभाई। उदाहरण के लिए बागान मालिकों और व्यवसायियों और व्यापारियों ने नगद मजदूरी पर मजदूरों को नहीं रखा, जिसके कारण श्रम बाजार का विकास नहीं हो सका। अर्थात चाय बागानों में अनुबंध श्रमिकों का उपयोग किया गया, जबकि
नील उत्पादन में एक ऐसी प्रणाली का विकास किया गया जिसे रैयत प्रणाली कहा जाता था। उसी तरह व्यावसायिक फसल को उगाने के लिए किसानों को अपने हल, बैल आदि यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता था, किंतु इसके लिए उन्हें उचित दाम नहीं दिया जाता था। अतः श्रम बाजार की भांति ही इन अंतर्गर्मियों के लिए एक सरलता से किसी बाजार का विकास नहीं हो सका। फिर भू राजस्व को एकत्रित करने वाले एजेंटों ने जमींदार तथा बागान के मालिकों ने भूमि बाजार के विकास को रोका। उसी प्रकार कंपनी शासन के दौरान बाजार का फैलाव भी नहीं हो सका। वस्तुतः किसानों की स्थिति अपने मालिकों के समक्ष बंधुआ मजदूरों की तरह होती थी। इस स्थिति में कोई भी किसान को ऋण नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसे वापस होने की संभावना नगण्य थी। इस प्रकार कृषि के व्यवसायीकरण से किसानों को समृद्धि तो नहीं आई, किंतु आर्थिक विभेदीकरण हो गया। इस तथ्य ने ग्रामीण गरीबी को जन्म दिया। किसानों की क्रय शक्ति में कमी आई, किसानों ने कष्ट भोगा। यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती, क्योंकि आरंभिक पूंजीवादी परिवर्तन में थोड़ा सा कष्ट अनिवार्य होता है, किंतु इसका सबसे दुखद पहलू है कि किसानों ने अकारण दुख भोगा, जैसा कि डच कल्चर सिस्टम के अंतर्गत जावा के किसानों ने भोगा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत होने वाले कृषि के व्यवसायीकरण की तुलना 18वीं शताब्दी के फ्रांस में एक सामंती ढांचा पर आधारित पूंजीवादी कृषि के विकास में भी की जा सकती है। चूँकि 18वीं सदी के फ्रांस में पूंजीवादी कृषि सामंती संबंधों पर आधारित भूमि व्यवस्था पर निर्भर थी, अतः इस व्यावसायिक खेती का लाभ कुलीन सामंतों को मिला। दूसरी तरफ किसान और भी दरिद्र होते चले गए। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि। पूर्व ब्रिटिश काल में कृषक श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी, किंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नवीन कृषि संरचना के विकास, अखिल भारतीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में कृषकों को 4 समूहों में बांटा जा सकता था। पहला, जमींदार से समृद्ध भूमिहीन श्रमिक। दूसरा, भूमिहीन श्रमिक जो दूसरे के खेत में स्वतंत्र रूप से काम करते थे। तीसरा, छोटे किसान जिसके पास स्वयं की बहुत कम भूमि होती थी तथा जो अधिकतर समय में दूसरों के खेत पर काम करते थे। और चौथा, वैसे किसान जिनकी अपनी भूमि है, किंतु वे अतिरिक्त लाभ के लिए अपने बच्चों अथवा संबंधियों को दूसरे संपन्न किसानों की भूमि पर श्रम करने के लिए भेजते थे। प्रथम समूह के कृषक समूहों की स्थिति कमोबेश बंधुआ मजदूरों की तरह होती थी। आगे चलकर कुछ कारणों से कृषकों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जहां अर्थव्यवस्था में ग्रामीणीकरण को प्रोत्साहन मिला, वहीं चाय तथा जूट जैसे बागान उद्योगों को छोड़कर जहां ब्रिटिश निहित स्वार्थ के रूप में काम करते थे, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अतः कृषि के पिछड़ेपन के कारण जो छोटे कृषक थे वे श्रमिक बनने के लिए विवश हुए। फिर 1929 से 30 की आर्थिक मंदी के क्रम में कृषि उत्पादों का मूल्य बहुत नीचे गिर गया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे किसान अपनी भूमि बेचने के लिए विवश हुए तथा कृषक समूहों की कोटि में आ गए। इसके अतिरिक्त देसी उद्योग तथा हस्तशिल्प के पतन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पियों का पलायन हुआ तथा भूमि एवं जनसंख्या के बीच का संतुलन बिगड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे किसान कृषक श्रमिकों की कतार में आ खड़े हुए। फिर जनसंख्या वृद्धि एवं अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता की कमी के कारण भी कृषक श्रमिकों की संख्या बढ़ी। ग्रामीण शिल्प हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण भी कृषि पर जनसंख्या का अधिकार बढ़ गया। उसी प्रकार भूमि के निरंतर विभाजन और विखंडन के कारण भूमि के छोटे छोटे टुकड़े आर्थिक रूप से अलाभकारी होते चले गए। अतः भूमि के इन टुकड़ों के धारकों की आर्थिक दशा खराब हुई तथा वे कृषक श्रमिकों के समूह में आ खड़े हुए। फिर कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण मजदूरी की दर में गिरावट आई। चूँकि कृषक श्रमिक असंगठित तथा समाज के निचले स्तर पर थे, अतः वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध दबाव गुट नहीं बना सके। यह भी एक कारण है कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा उनकी दशा में सुधार के किए कोई कदम नहीं उठाया गया। अब है ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ग्रामीण ऋणग्रस्तता ब्रिटिश प्रशासनिक पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव था। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय कृषि का मौद्रीकरण कर दिया था। दूसरी तरफ भू राजस्व की राशि इतनी अधिक थी कि जिसे चुकता करने में किसान असफल सिद्ध हो रहे थे। साथ ही कृषि के व्यवसायीकरण का परिणाम भी घातक ही सिद्ध हुआ था। परंपरागत उद्योगों का ह्रास हो रहा था, आधुनिक उद्योग का विकास नहीं किया जा रहा था।
इन सब का समन्वित परिणाम हुआ ग्रामीण गरीबी, जिसने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को जन्म दिया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार थे। बड़ी हुई भू राजस्व की राशि चुकाने में किसान असफल हो रहे थे, अतः वे उस अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश थे। एक बार महाजनों के चुंगल में पड़ जाने के बाद उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता था। भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व और बिक्री के अधिकार स्थापित किए गए थे, अतः अब महाजनों के लिए किसानों से धन वसूलना आसान हो गया था। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने अनेक दीवानी विधियों के द्वारा महाजनी को सुरक्षा प्रदान कर दी। इससे सूदखोरी को प्रोत्साहन मिला। व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप महाजनी प्रथा को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि अधिकतर महाजन ही क्षेत्रीय व्यापारी थे और नकदी फसलों का नियंत्रण कायम करने के लिए महाजनी जाल का निर्माण करते थे। भूमि का विखंडन और प्राकृतिक आपदा की ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण थे। इसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी हो जाती थी, अतः किसानों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों के पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। भारतीय किसानों में सामाजिक धार्मिक अवसरों पर अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति थी। दूसरी तरफ मुकदमों की भी भरमार रहती थी। उपयुक्त कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाती थी, अतः उन्हें समय समय पर महाजनों से कर्ज लेना होता था। प्रभाव: ग्रामीण ऋणग्रस्तता ने कृषि निवेश को हतोत्साहित किया, क्योंकि किसानों में निवेश करने की क्षमता ही नहीं रह गई। दूसरी तरफ ग्रामीण ऋणग्रस्तता ने महाजन एवं कृषकों के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। यही वजह है कि 1857 की क्रांति के समय कंपनी के अधिकारियों के अतिरिक्त महाजन भी विद्रोहियों के आक्रोश का शिकार हुए थे। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण किसान एक ऐसे ऋण जाल में फंस गए जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। एक आकलन के अनुसार 1858 ईस्वी में भू राजस्व की राशि 15 मिलियन पाउंड थी। 1937 ईस्वी में इसे बढ़ाकर 25 मिलियन पाउंड हो गई। 1880 के पश्चात ग्रामीण ऋणग्रस्तता में ज्यामितिक रूप से विस्तार हुआ। 1911 ईस्वी में यह 300 करोड़ था, जबकि 1937 में यह बढ़कर 1800 करोड़ हो गया। सूद की दर भी न्यूनतम 12% से लेकर अधिकतम 300% हो गई। 1880 ईस्वी में वित्त आयोग ने यह आकलन प्रस्तुत किया कि 2/3 किसान ऋणग्रस्त हैं, जिनमें 1/3 बुरी तरह ग्रस्त हैं। कृषि श्रमिकों का विकास: पूर्व ब्रिटिश काल में कृषक श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी, किंतु ब्रिटिश काल में नई कृषक संरचना, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक श्रमिकों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जमींदारों से संबद्ध भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान जो अतिरिक्त समय में मजदूरी करते थे, वैसे किसान जिसके पास स्वयं तो जमीन थी परंतु वे अपने बाल बच्चों को मजदूरी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्रथम प्रकार के कृषक मजदूरों की स्थिति कृषक दासों की तरह थी। कालांतर में कृषक मजदूरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की नीतियां इस ग्रामीण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने से रही, किंतु उसने बागान कृषि को छोड़कर कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया, अतः कृषि की उत्पादकता घटती चली गई। दूसरी तरफ 1929 से 1930 की मंदी ने छोटे किसानों की स्थिति और भी दयनीय बना दी। परिणामतः छोटे कृषक अपनी जमीन बेचने लगे और मजदूरों की जमात में शामिल हो गए। एक क्वेश्चन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए कि ब्रिटिश शासन ने भारत में ऐसे आर्थिक परिवर्तन किए जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और इस देश में निर्भरता पर आधारित अल्प विकास का स्वरूप निर्धारित करना था। भारत में ब्रिटिश शासन का स्वाभाविक परिणाम था। आंद्रे गुंडर फ्रैंक की शब्दावली में पिछड़ेपन का विकास, नंबर 1, भू राजस्व का अधिकतम रूप से निर्धारण, नंबर ए, ब्रिटेन के पक्ष में आरंभ में भारतीय वस्तु की खरीद के लिए संसाधन जुटाना तथा आगे गृह व्यय की रकम को पूरा करना, बी, भारत पर प्रभाव, किसानों की क्रय शक्ति कम होना, परिणामतः भुखमरी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, और नंबर दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण, ब्रिटेन के पक्ष में औद्योगिक एवं नवीनीकरण नगरीकरण की आवश्यकता को पूरा करना, भारत
पर प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विभाजन को प्रोत्साहन, मोटे अनाजों का उत्पादन दुष्प्रभावित, इसके परिणाम स्वरूप अकाल और भूखमरी। तीसरा है 1813 के चार्टर के आधार पर भारत के संबंध में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाना। ब्रिटेन के पक्ष में भारत का उपयोग ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के बाजार के रूप में करना। भारत पर प्रभाव, तैयार माल का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक। नंबर चौथा है 1858 के बाद बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का आगमन। ब्रिटेन के पक्ष में ब्रिटिश पूंजी को अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त हुआ। फिर ब्रिटिश पूंजी के माध्यम से रेलवे और खान उद्योग का विकास हुआ और फिर इन उद्योगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के हित में काम किया। भारत पर प्रभाव पड़ा। भारत में बड़ी मात्रा में गृह व्यय की राशि ब्रिटेन जाती रही। इस प्रकार भारत से धन की निकासी को प्रोत्साहन मिला तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। नंबर 5वां, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा उसके पश्चात बैंकिंग, मैनेजिंग, बीमा कंपनी आदि क्षेत्र में ब्रिटिश पूंजी का प्रसार हुआ। ब्रिटेन के पक्ष में इन संस्थाओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी हित में काम किया। वहीं भारत पर प्रभाव, भारत में इन संस्थाओं के द्वारा औद्योगिकीकरण को हतोत्साहित किया गया। फिर सामान्य ब्रिटिश नीति भी भारत में औद्योगिकीकरण को हतोत्साहित करने की ओर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में विकलांगता आ गई। तृतीय क्षेत्र विकसित हो गया जबकि द्वितीय क्षेत्र पिछड़ गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता को प्रेरित करने वाले कौन से कारक थे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? भू राजस्व की राशि का अधिकतम रूप से निर्धारण, भूमि का विखंडीकरण और जोत का छोटा होना, नकदी फसलों की खेती में अधिक निवेश की जरूरत जबकि इसका लाभ किसानों को नहीं मिला, भूमि में निजी स्वामित्व की अवधारणा का विकास तथा भूमि को विक्रय योग्य बना देना, ब्रिटिश के द्वारा कई प्रकार के नए कानून बनाकर महाजनों और साहूकारों को सुरक्षा दी गई। प्रभाव क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में निवेश का अभाव तथा तकनीक पिछड़ापन, किसानों को ऋण जाल में फंस जाना। 1911 में ग्रामीण ऋण की राशि 300 करोड़ थी जो 1937 में बढ़कर 1800 करोड़ हुई। छोटे और सीमांत किसान के हाथ से जमीन निकल गई और वे कृषक श्रमिक के रूप में ढल गए। ब्रिटिश आर्थिक नीति का संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कृषि नीति, नंबर 1, भू राजस्व की रकम का अधिकतम रूप से निर्धारण, किसानों की क्रय शक्ति में गिरावट, भूखमरी, अकाल, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। आज़ादी के पश्चात जब सरकार द्वारा औद्योगिकीकरण के लिए प्रयास तो फिर कृषि के द्वारा उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जाना। राज्य की ओर से कृषि के क्षेत्र में निवेश अथवा तकनीकी विकास के लिए कदम नहीं उठाया जाना। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था परंपरागत बनी रही, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास नहीं हो सका। नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन, मोटे अनाज का उत्पादन दुष्प्रभावित अतः अकाल एवं भूखमरी जैसी घटनाएं। व्यापार नीति, नंबर 1, 1813 के चार्टर में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाना, इसके परिणाम स्वरूप भारत में परंपरागत उद्योग दुष्प्रभावित। नंबर 2, रेलवे एवं उन्नत यातायात के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक भारत का भेदन तथा भारत को कच्चे माल के निर्यातक एवं तैयार माल के आयातक के रूप में तब्दील कर दिया जाना। 1858 के पश्चात बड़ी मात्रा में भारत में पूंजी निवेश, साथ ही बैंकिंग, बीमा कंपनी एवं मैनेजिंग एजेंसियों की स्थापना। भारत को प्रत्येक वर्ष गृह व्यय के रूप में एक खास रकम भारत से ब्रिटेन भेजना होता था। उद्योग नीति, ब्रिटिश ने जानबूझकर भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया ताकि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम करता रहे। इसके कारण भारत का औद्योगिकीकरण पिछड़ गया। भारत अर्थव्यवस्था में जो विकलांगता आई वह ब्रिटिश नीति का स्वाभाविक परिणाम था, अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र विकसित हो गया जबकि द्वितीय क्षेत्र पिछड़ गया। अब अगला टॉपिक है विऔद्योगिकीकरण। विऔद्योगिकीकरण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।